हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वर्क। यहाँ से आपका टैट में कमीशन में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे यहाँ पे एचपी टैट और कमीशंस की एडमिशंस ओपन हो चुकी हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं वर्क के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क होता क्या है? वर्क जब हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, मान लो आपके पास ये बॉडी ए है, हम लोग यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज योर एफ। ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं और ये डिस्प्लेस होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, हमने बोला ये यहाँ बी पॉइंट पे पहुंची तो यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज योर एस। ठीक है जी, तो आपके पास जो वर्क आता है, वर्क डन जो होगा वो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, मैंने यहाँ पे x लिखा, आप यहाँ पे x लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वर्क डन आपके पास आ गया एफ एक्स कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे यूनिट की बात करें, वर्क की यूनिट आपके पास दो यूनिट्स आती हैं, दैट इज योर एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट आपके पास आएगी जो सिंपल डिस्टेंस कवर करेगा, वहां पे जो वर्क डन होता है उसे हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट्स में काउंट करते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट तब काउंट की जाती हैं जब आपके पास कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी, यानी कि अंडर ग्रेविटी वो डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम लोग जो वर्क डन को मेजर करते हैं वो ग्रेविटेशनल यूनिट्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो यूनिट्स आती हैं, दैट इज फर्स्ट आपके पास आती है एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो वर्क की जो एसआई यूनिट है, जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा आपके पास, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। ठीक है, तो आपके पास एसआई यूनिट आएगी इसकी न्यूटन, मीटर और एक आपके पास होती है जूल। ठीक है जी, जूल। सेकंड, इसका सेकंड सिस्टम में अगर देखा जाए, सीजीएस सिस्टम में अगर देखा जाए वर्क की सीजीएस यूनिट, तो आपके पास हमें पता है फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो डाइन होती है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा डाइन सेंटीमीटर और अर्ग इसकी सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट, तो आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई में देखा जाए तो आपके पास आती है किलोग्राम मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन मीटर, या फिर आप बोल सकते हो 9.8 जूल। ठीक है, सीजीएस में बोला जाए, सीजीएस यूनिट ग्रेविटेशन में दैट इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर हमारे पास 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 981 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास रिलेशन पूछा जाता है जहां से क्वेश्चन बनता है टैट का, 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है, तो आपके पास 10 की पावर 7। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये 10 की पावर 7 आया। तो हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसे सीजीएस सिस्टम में लिख रहे हैं तो हमें पता है 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आया डाइन और मीटर की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि 10 रेज़्ड पावर 2 सेकेंड सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी को हमें
लिख सकते हैं 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है जी, तो ये आपके पास 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्क की अदर यूनिट्स कौन कौन सी हैं। अदर यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, हमें पता है 1 मेगा की वैल्यू 10⁻6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है 1 किलो वॉट आवर, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, एक इसकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स आती है जो बहुत बार रिपीट होती है पेपर में, दैट इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल, दैट इज इक्वल टू 4.184 जूल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्स वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। जैसे हमें पता है वर्क इज इक्वल टू F इंटू एक्स। ठीक है, आपके पास हम जैसे फोर्स आपके पास आता है मास इंटू एक्सेलरेशन T-2, तो ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। एक्स आपके पास लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आपके पास आएगा L। ठीक है जी, तो आपके पास वर्क डन इज इक्वल टू ml T-2 इंटू L, दैट इज इक्वल टू ml2 T-2। तो ये आपके पास वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा जाता है वर्क कैसे क्वांटिटी है, आपके पास स्केलर आती है या वेक्टर आती है, तो वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, वर्क आपके पास स्केलर क्वांटिटी आती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, फर्स्ट यानी कि आपके पास वर्क कब पॉजिटिव आता है, कब जीरो होता है, कब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, जैसे हमें पता है एफ एक्स कॉस ऑफ थीटा होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो आपके पास जब थीटा क्या होगा, जीरो होगा, तो आपके पास जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे कॉस जीरो पे 1 होता है, तो आपके पास एफ एक्स एंड वर्क इज पॉजिटिव। अदर वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं जब हम लोग फोर्स अगर किसी भी बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं और वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा और इस टाइप के सिचुएशन में आपके पास जो वर्क डन होता है वो आपके पास पॉजिटिव आता है। ठीक है, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी is same in direction, सेम इन डायरेक्शन। जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
सेम डायरेक्शन में होता है तो आपके पास जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है और उनके बीच में जो एंगल होता है वो आपके पास 0 आता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखोगे तो आपके पास जैसे लॉन रोलर होता है। ठीक है, लॉन रोलर में जब हम लोग उसको पुल करते हैं या पुश करते हैं तो आपके पास जो फोर्स होती है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस कंडीशन में आपके पास जो वर्क डन आएगा वो आपके पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वर्क डन कब 0 होगा? सेकेंड आपके पास W इज इक्वल टू 0। कब आपके पास वर्क डन 0 आएगा? तो W इज इक्वल टू Fx cos ऑफ थीटा, यानी कि आपके पास वर्क डन 0 आना चाहिए। दैट इम्प्लाइज थीटा जब आपके पास 90 डिग्री होगा, ठीक है, cos 90 पे 0 होता है तो आपके पास यहाँ पे पूरा 0 बन जाएगा और दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके पास जो फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी is perpendicular to each other, perpendicular to each other, यानी कि आपके पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन 0 होगा इस केस में जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे जब आपके पास कोई कुली आपके पास जब कुली के सिर के ऊपर भार होता है, एक सूटकेस उसने उठाया है और वो मूव कर रहा है रोड के ऊपर। ठीक है, एक लेवल रोड के ऊपर वो मूव कर रहा है तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। ठीक है, 90 होगा और इस केस में आपके पास जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ठीक है, कुली होल्ड सूटकेस on his head and move on a level road, the work done by the pulley is 0। ठीक है, कितना होगा? 0 होगा। और यही क्वेश्चन आपका टैट में भी पूछा गया था, कमीशन में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो सिचुएशन आती है नेक्स्ट आपके पास है वर्क डन इज नेगेटिव। कब आपके पास जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा? जब आपके पास जो थीटा होगा वो आपके पास क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा, तब आपके पास जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज cos 180 is equal to -1। दैट इम्प्लाइज फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स and displacement of the body are opposite in direction, that means हम लोग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का हो रहा है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो इस केस में जो वर्क डन आपके पास आता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जब हम लोग किसी भी व्हीकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।